नमस्कार, मैं वनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। पिछले महीने वसई विरार शहर महानगर पालिका के उप संचालक वाईएस रेड्डी के घर पे छापेमारी हुई, जहां से ईडी को करोड़ों रुपए नकदी और करोड़ों रुपए के सोने और हीरे के गहने मिले। अब सवाल ये उठता है कि ईडी की छापेमारी में जो करोड़ों रुपए ईडी ने बरामद किए, क्या वो वाईएस रेड्डी के ईमानदारी की कमाई थी? तो जवाब होगा शायद कि नहीं। ये ईमानदारी की कमाई जो 70 से 80 हजार कमाने वाला जो अधिकारी है, उसके घर पर इतना करोड़ों की तादाद में कैश कहां से आए? तो जरूर ये भ्रष्टाचारिता की कमाई है। और ये भ्रष्टाचारिता की कमाई किस तरीके से इन अधिकारियों के पास आती है? तो वाईएस रेड्डी नगर रचना विभाग में एक बड़े पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए आरक्षित जमीनों पर अवैध निर्माणों को परमिशन देके, अवैध निर्माणों के लिए ओसीसीसी देकर लाखों करोड़ों रुपए की जो रिश्वत होती है, वो बड़े पैमाने पर हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। अब ये इस तरीके का करप्शन ये अधिकारी करते कैसे हैं? सीधे तौर पर ये आरक्षित भूखंडों पर और अनलीगल कंस्ट्रक्शन को ये परमिशन देते हैं। एक ऐसा ही विषय एक बार फिर हमारे सामने आया है। नालासोपारा पश्चिम त्रिप्रस्था रोड से लगा हुआ आरक्षित जगह है, जहां पर अवैध निर्माण और अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे मनसे के संजय मेहरा से और जानेंगे जो विषय उन्होंने उठाया है, इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनके पास एविडेंस है। विरार और नालासोपारा के जो विधायक है राजन नाइक, उनके भाई का है। तो आखिर ये पूरा विषय क्या है, हम संजय मेहरा से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण और नाम आ रहा है इस वक्त राजन नाइक, उनके भाई का। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, तो कुछ एविडेंस है आपके पास? एविडेंस के बिना मैं बात कभी करता ही नहीं हूँ और आरोप नहीं कर रहा हूँ। वो एक आरक्षित भूखंड है, इसकी जानकारी मुझे महानगर पालिका ने दी। वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने जब माहितीचा अधिकार जिसको बोलते हैं, उसके तहत जब मैंने जानकारी ली, जब ऐसा नहीं था कि एक ही उस जगह के बारे में ली थी, पूरे शहर की, क्योंकि पूरे शहर की जवाबदारी मेरे पास है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहर उपाध्यक्ष नालासोपारा पश्चिम होने की वजह से मैं खेल प्रेमी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 4 माले हैं या 10 माले हैं या 20 माले हैं, ये पूरी की पूरी जवाबदारी महानगर पालिका की है, उसके आर्किटेक्ट की और जिसने जो बना रहा है उसकी, डेवलपर की है। कल को गिर जाती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दोष आप देंगे। हाँ, हम यही कर सकते हैं कि उसकी जो अथॉरिटी है, जो महानगर पालिका है, वो हमको उस बारे में जानकारी दे। तो जब मैंने तहकीकात करना शुरू किया, और विषय एक ये था कि एक जगह है मेरे कार्य क्षेत्र में, वहां पे मैंने, जिसका जगह का नंबर है 349, उसके बारे में मैंने जब बात करनी शुरू की, तो फिर मैंने एक ही जगह नहीं, बाकी देखते हैं और भी क्या है। तो फिर जब मेरे को जानकारी मिली, तो ऐसे ये आप देखेंगे, ये महानगर पालिका ने मुझे दिया है जनवरी 2024 जी। ये उन्हीं की दी हुई डिटेल्स है। तो उस पे भी फिर ये मेरे को पूरा नालासोपारा, तुरीन बोले नीले, पूरा नालासोपारा के बारे में दिया गया था। ठीक है, मगर मेरा कार्य क्षेत्र पश्चिम का पड़ता है, इसलिए मैंने उस बारे में काम करना शुरू किया। फिर ये सारी डिटेल्स है कि ये सर्वे नंबर, ये जगह नंबर और क्षेत्र क्या होगा स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो मेरे को जब पता चली, तो मैंने जब देखा, तो फिर वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ऐसी भी कुछ जगह, तो पिछले 2 महीने पहले आपने देखा होगा, ईस्ट में रिजर्वेशंस के नाम पे कई लोगों को बेघर कर दिया। बड़े बड़े नेता आए वहां पे सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद ही मुझे इतना बुरा लगा कि नहीं, अब इस बारे में काम करना चाहिए, क्योंकि बन भी जा रहे हैं, बेचे भी जा रहे हैं। उसके बाद में जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए, एक आम जनता, जो एक गरीब व्यक्ति, जो कहीं ना कहीं से कमा के कुछ पैसे जोड़ना कितना मुश्किल है आप सभी को, मेरे को पता है, क्योंकि हम लोग उसी तरह से कमाते हैं ईमानदारी से, और बचता है नहीं बचता है। उसके बाद में भी अगर वो लोग उसको खरीद पाते हैं, भले वो लोड बेरिंग थी, क्योंकि आपको पता है सिडको के घर लेने जाओ तो 30-40 लाख के नीचे आपको मिलेंगे नहीं। तो जो भी व्यक्ति ने 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, क्योंकि जगह का ही पैसा होता है, अब वो जगह का पैसा किसी को देना नहीं था, आरक्षित भूखंड था, उस पे जिसने भी खड़ा किया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, तो 1.5-2 लाख रुपए। अगर एक
लॉर्ड बेरिंग भी आपने बनाई तो नीचे 8 और ऊपर ऐसे खड़े करके 40 चॉल टाइप रूम भी 40 बनाया, फ्लैट बनाए। अगर वो 6-7 लाख में बिकते हैं तो आपको करोड़ों के ऊपर आंकड़ा चला। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि इनकी वर्किंग ही ऐसी है कि तू रेती सीमेंट दे दे, मेरे को ये दे दे, और उसमें क्या है, कोई ऑडिट करने को जाता नहीं, क्योंकि नहीं। वो ऑथराइज रहता नहीं है, किसी को नहीं पड़ी, गरीब आदमी आज मरे कल मरे कोई फर्क नहीं। तो इनके ही कब्रों पे जो खड़े हैं, तो उनसे ही मेरा सवाल है कि वो जब तुमने तोड़ दिया तो मेरे को लोगों ने बोला आप आइए वहां पे बोलिए। मैं बोला मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल पालने वाला कार्य करता हूँ। वहां पे बहुत से बड़े बड़े नेता गए, उसी के जोर पे उन्होंने इलेक्शंस भी जीते, मगर आज वो 41 बिल्डिंग के लोग कहाँ हैं क्या नहीं, उसके बारे में किसी को खबर उसके नहीं। बारे में न पत्रकार बात कर रहे हैं ना वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, पत्रकार तो लगातार सवाल उठा नहीं, आप लोगों ने उस बार खबरें चलाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी खबरों के जोर पे ही लोगों तक वो चीजें पहुंची, और वो उसी खबरों में मैंने देखा कि वही नेता है, वही जो चुन के आए, उन्होंने ही बोला था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ताबा दिलाएंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे। अब बाद में कैसा था कि हम उस चुनावी मोड में थे ही नहीं, हमने जहां लड़ा वहां लड़ा, वहां पे कोई हमारा कैंडिडेट नहीं था, मगर जो लोग थे जिन्होंने आश्वासन दिया था, सीधा सवाल है आपके माध्यम से, कहाँ है आप, हो जहां हो, मगर वो 41 बिल्डिंग के लोग कहाँ हैं, उस बारे में कोई बात नहीं। फिर मैं बोला चलो अपनी लड़ाई हम लड़ते हैं। फिर आरक्षित भूखंड के नाम पे तुमने वो तोड़ी, गरीब लोगों को वहां से हटाया, तो ये जब आरक्षित भूखंड पे काम हो रहा है तो वो किसका है, तो जब जाके पता चलता है कि ये जो जगह है वो सिल्वर लैंड डेवलपर्स विजय कामदार जी की है। श्री प्रस्ता की सारी ज्यादातर जगह उनकी है, जितने भी पूनम बिल्डर्स की जो भी कंस्ट्रक्शन हुए, श्री प्रस्ता आपको पता है किसका है, सभी को पता है। अब वो पीछे नहीं जाते हुए जो ये कांड हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं बोला इसी विषय में काम करते हैं, आगे जाके आगे लोगों को परेशानी ना हो। यस, रिजर्वेशंस पे इस तरह से फिर महानगर पालिका या कोई आके अपना दावा करे और महानगर पालिका इसे तोड़े और वो लोग रोते बिलखते मुझे फिर नहीं दिखाई दे। इसी विषय में मैंने इस सारी चीजों को काम करना शुरू किया है। उस जगह के बारे में बात करने का कारण वो एक नवनिर्वाचित अपने आमदार विधायक है, उनके भाई की है या क्या है क्या नहीं, उसका मेरे पास डिटेल्स आई है, कैसे आई मैं आपको तथ्य दे दूंगा जब कोई मेरे से सवाल करेगा। तो ये आरोप लगाने का काम नहीं है, मैंने आपको बोला ना, तूफान उठाना मेरा मकसद नहीं है। मगर जब मैंने बात की, मुझे सीसी जब दी गई तो उसमें सीसी तो उसी लैंड ओनर की थी, डेवलपिंग राइट्स की जब मैंने बात की, जब मैंने वहां पे जब जानकारी ली और जब मैंने तकरार की तो मुझे पता चला कि ये ऐसे व्यक्ति का डेवलपिंग है। तो जब मैंने उनसे भी बात की, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ बात करते हुए, कि सर ये है क्या, तो उन्होंने मेरे को सीसी की कॉपी खुद भेजी, खुद उनके व्हाट्सएप से मेरे को भेजी, विधायक जी को। विधायक जी ने नहीं, उनका उसमें कोई हाथ नहीं है, उनके भाई साहब है। अच्छा, उनके भाई साहब ने, हाँ, उनके भाई साहब का कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है कल को डिनाई करें। लेकिन घर में एक विधायक का भाई अगर इस तरीके का डेवलपमेंट करता है तो विधायक तक वो सारी चीजें कैसे नहीं पहुंचती है? ये तो हजम होने जैसा कुछ है ही नहीं। देखिए, ये आप और मैं बोल सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके भाई है, ये उनका रिलेशन है। अब उनको भी मैंने पत्र लिखा है, राजन नाइक जी। यस, उनको भी लिखा है। हाँ, आगे जाके उनके संज्ञान में आने के बाद में अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो इस बारे में क्या एक्शन लेंगे। किस तरीके की लड़ाई लड़ी जाएगी? संवैधानिक की लड़ाई, क्योंकि संवैधानिक है। देखिए, संवैधानिक, देखिए मन से स्टाइल के बाद में फिर वही केसेस, 18 साल के बाद में एक व्यक्ति भी जवान हो जाता है, उसको भी खुद की अपनी बुद्धि आ जाती है। तो हमारा पक्ष भी 18 साल क्रॉस कर चुका है गए साल, और हमारे सन्मान्य राज साहब ने हमें संवैधानिक तौर पे लड़ने की सूचना दी हुई है, तो संवैधानिक तौर पे लड़ेंगे। हमारा जनहित कक्ष भी है, हमारे वकील है। ये मेरी लड़ाई नगर रचना के वायस रेड्डी से बार बार यही चली कि सर ये आप इसके मालिक हो, आपने जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट है उसको आपने हैंड ओवर करके ये जो रिजर्वेशन है उसको लोगों को समर्पित करना चाहिए। मगर जैसे आपने बोला कि इतनी प्रॉपर्टी 23 करोड़ का उनके पास में निकला है, तो वो ईडी ऐसे ही किसी के घर में रेड नहीं करती, आपके मेरे घर नहीं आएगी। 33 करोड़, हाँ, ईडी का मतलब ही यही होता है कि एक्सेस आपके कमाई से ज्यादा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज या कुछ भी निकले तो वो ईडी उसको
कार्रवाई करती है, तो वो कार्रवाई उन पे हुई है। मगर कार्रवाई हुई कहाँ है? शिवसेना उबाठा गट के एक नेता के घर से 25 लाख का रिकवरी हुआ, तो ईडी ने उस मतलब अरेस्ट किया, लेकिन वाईएस रेड्डी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मैंने देखा है बड़े मुशर्रफ जैसे, भुजबल साहब जैसे ईडी के ऑफिस से बाहर तक नहीं निकले, उसी तो जेल चले गए। तो फिर वाईएस रेड्डी उन सबसे इतना बड़ा है क्या? ये कायदा उनके लिए अलग है और किसी के लिए अलग है क्या? तो अगर इनके पास ये प्रॉपर्टी निकली है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए लोगों को कि यार नहीं निकली तो भाई हाँ हमने असेसमेंट किया है, ये इसी की प्रॉपर्टी है। तो मेरे को ये भी जानना है कि इनकी सैलरी क्या थी, तो इन्होंने बनाया कैसे? आरोप उन पे है ही है, चल रहा है। मगर अगर वाईएस रेड्डी ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है या इतना सारा कुछ ब्लैक मनी जमा किया है, तो ये कौन से परसेंट के हिसाब से किया है? वाईएस रेड्डी ये एक प्यादा है या ये वजीर है या राजा है इस भ्रष्टाचार का? मेरे को इसका सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा, और वो मैं लेके रहूंगा, फिर चाहे उसका वो विधायक जी दे हमारे या फिर पवार साहब दे। अभी ये जो आरक्षित भूखंड पे जो जिस तरीके से ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो इसको लेकर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैंने नगर रचना को भी दिया हुआ है। मैं आपको एक पत्र दिखाऊं, मैंने अभी जस्ट मैं यहाँ के जो उपायुक्त है उनको मैंने सारे विषय दिए हैं, उन्होंने उस बारे में बैठक लगाने की बात की है। वो पत्र इसमें ही है, मैं सारे आपको ये मैंने लिखा है 24/2000 में अनिल पवार साहब को आरक्षित भूखंड में अतिक्रमण हटाने के लिए, उसमें डिटेल्स है। लड़ाई कितने साल से जारी है? ये लड़ाई मेरी 3 साल से शुरू है। 3 साल से शुरू है। जानकारी मैं जमा करते करते मेरे को टाइम लगा 10 साल। मैंने आपने देखा होगा वो पानी की जो टाकी है वहां पर जो ग्राउंड जैसा मैंने बना के रखा है मैंने खुद। लोग उसी बारे में बोलते हैं कि आपने भी तो कब्जा करके रखा है। अरे मैंने कब्जा नहीं किया है, मैंने जिस जगह का जो वास्तु का वापर होना चाहिए था वो मैंने मेरे खर्चे से करके रखा है। आज वहां पे जाएंगे तो बच्चे खेलते हैं, मुझे बड़ा सुकून आता है उस बारे में देख के। तो वही मैं भी चाह रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में सत्ता है, आपके बारे में आपके पास वो पावर है, तो आप वो आरक्षित भूखंड जैसा है वैसा बना के लोगों को, अगर उसमें कुछ ट्रांसफर ऑफ प्लॉट हुआ है या कुछ तकनीकी चीजें हुई है तो उसकी जानकारी दो। मगर जब 2024 में भी आप मेरे को जानकारी दे रहे हो कि वो आरक्षित ही है गार्डन के लिए, तो फिर ये सीसी 2020 की कहां से आती है? कैसे आती है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो एक भ्रष्टाचार है उसका खुलासा इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है ये। अब एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके बाद 33 करोड़ रुपए निकले हैं, तो वो एक नहीं, उसको किसी ने तो दिया है 33 करोड़। और ऐसे एक ही वाईएस रेड्डी नहीं होंगे ना, न जाने कितने, लगभग मेरे ख्याल से महानगर पालिका में जितने भी अधिकारी हैं, अगर ईडी की जांच कराई जाए या सीबीआई द्वारा भी उनकी जांच कराई जाए तो लगभग सारे अधिकारी इस जो लिस्ट में आगे मिलेंगे। देखिए क्या ये तो जिस बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ उसी बारे की बात हो रही है, नहीं तो ऐसे बहुत से भ्रष्टाचार महानगर पालिका में चलते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो मेरा कार्यालय है इसके बारे में बात तोड़ा गया था क्योंकि हमने कुछ सवाल किए थे, तो सीधा तो मैं तो डरता नहीं हूँ भाई, तू मेरे घर तक भी आ जाएगा तो मैं उसके बारे में जवाब दे दूंगा तेरे को, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दो। मैंने जो पत्र लिखा है या जो मैं सवाल उपस्थित कर रहा हूँ, आपके जैसे जो मेरे अच्छे मित्र है जो सच दिखाते हैं मीडिया के माध्यम से, उनके माध्यम से सवाल कर रहा हूँ कि वाईएस रेड्डी और ये आरक्षित भूखंड, इसके बारे में मुझे कौन जवाब देगा? विधायक जी आप हमारे सर्वे सर्वा है, आपकी जवाबदारी होती है, आप मुझे जवाब देना। हाँ, फिर उसके बाद में मैं आपसे फिर सवाल करूंगा अगर मेरे को जवाब आपका समझ में आएगा तो, मगर अभी तक तो किसी ने जवाब दिया नहीं है। ये 2024 का पत्र है, आपके सामने है। अनिल पवार जी आपको लिखा था, एक आरक्षित भूखंड के मैंने क्षेत्रफल से लेके सर्वे नंबर दिए हुए हैं। कई जगह पे तो कंस्ट्रक्शन होके बेच के जो 41 बिल्डिंग की परिस्थिति है वही वहां पे। अब मैं उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, क्यों फिर वहां पे आप बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे और बोलेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संजय मेहरा साहब ने ये हमारे शिकायत की है, क्योंकि इनको कारण चाहिए। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो गया है उसे ठीक है, मगर जो हो रहा है और जिसके पीछे बड़े लोग हैं, मैं चाहता हूँ उस बड़े लोगों को भी इस आग की थोड़ी सी गर्मी लगे जो आज उस 41 लोग बिल्डिंग में रहने वाले परिवार को लग रही है। उनको भी पता चले कि जब हमारा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन रोका जाएगा, जमीन दोस्त होगा, तो तुम्हारा को क्या लगता है? ये मैं चाहता हूं कि ये बड़े लोगों को भी पता चले और न्याय सबके लिए एक होना चाहिए, यही मेरी मांग है, बाकी कुछ नहीं।
जैसा कि अभी आपने सुना कि संजय मेहरा का साफ तौर पर यह कहना है कि ये आरोप नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो आरक्षित भूखंड पे जिस तरीके से ये अवैध निर्माण किए जा रहे हैं उसके दुष्परिणाम भविष्य में गरीब परिवारों को भुगतने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें निकल के आ रही हैं, यहाँ वसई विरार में सत्ता परिवर्तन की बात हुई थी, आरोप लग रहे थे लगातार। वसई विरार में परिवर्तन होने से पहले जो पहले की सत्ताधारी पार्टी थी बहुजन विकास आघाड़ी, उनके पदाधिकारियों पर, उनके नेताओं पर भर भर के आरोप लगे कि जितने भी आरक्षित भूखंड है, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो मच्छी मार्केट हो या नो फेरी वाला जोन हो उसके लिए, या फिर खेल के मैदान है, उन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के भर भर के आरोप लगे हैं और लगाए गए हैं। और इसी बेस पे कहीं ना कहीं इसी बिहाफ पे लोगों ने, वसई विरार की जनता ने परिवर्तन को चुना। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन राजनीतिक जो उठापटक है उसके हिसाब से यहाँ राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें तो वसई विरार में परिवर्तन हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई में जनता के लिए कुछ परिवर्तन हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से नालासोपारा और विरार के वर्तमान विधायक राजन नाईक के भाई का जो नाम उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि आरक्षित भूखंड पे उनके भाई का एक कंस्ट्रक्शन चालू है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में आम जनता के लिए कुछ परिवर्तन हुआ है, या फिर इन सिर्फ नेताओं के जो परिवार हैं, जो नेता लोग हैं और नेताओं से जुड़े जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार हैं, उनके लिए परिवर्तन हुआ है। आरक्षित जगह पर अवैध निर्माण करना ये बहुत बड़ा एक सवाल है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है विधायक के ऊपर, उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्यप्रणाली पर, कि यदि अगर इसी तरीके से नेताओं का संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता रहेगा जो आरक्षित जमीनों पर अवैध निर्माण करते हैं, तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा, या फिर महानगर पालिका द्वारा, विधायक राजन नाईक द्वारा इस आरक्षित जमीन पर जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, या फिर बाकी जिस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी के साम्राज्य में अवैध निर्माणों को, आरक्षित भूखंडों पर जो भूमाफिया हैं जिस तरीके से उनको बढ़ावा दिया गया, क्या वही बढ़ावा बीजेपी के राज्य में भी मतलब दिया जाएगा, या फिर कुछ बदलाव होगा? ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।